आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट तो आपको बताया कि करंट दो प्रकार की होती है। अगर करंट बताएं तो करंट दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक डायरेक्ट करंट और दूसरी अल्टरनेटिंग। एक डायरेक्ट करंट होती है और एक अल्टरनेटिंग करंट होती है। दो प्रकार के पास हमारे पास वैद्युत धारा होती है। करंट मतलब धारा। तो दो प्रकार की धारा होती है, एक दिष्ट धारा होती है और एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा पर। प्रत्यावर्ती धारा पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि धारा दो प्रकार की होती है, दोनों में फर्क क्या है। अगर अल्टरनेटिंग की बात करें और डायरेक्ट करंट की बात करें, यानी दिष्ट धारा की बात करें और प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, तो ऐसी धारा जिसका वोल्टेज और करंट समय के साथ साथ एक समान बना रहे। जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट भी इंक्रीज कर गई। आप जिस पॉइंट पर भी चेक करें तो आप देख रहे हैं वोल्टेज को भी बढ़ा रहे हैं तो आपकी करंट भी इंक्रीज कर रही है। जिसमें वोल्टेज और करंट एक जो है रैखिक अनुपात में बढ़ता है, एक रैखिक अनुपात में बढ़ता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे डायरेक्ट करंट कह देते हैं। यानी जिसमें वोल्टेज और करंट आपका एक लीनियर फॉर्म में इंक्रीज करता है। लीनियर फॉर्म में इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग कैसी करंट कह देते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट करंट कह देते हैं। और ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहे। यानी आप धीरे धीरे पहले कैसे जाएगा, पहले इंक्रीज करेगा एटलीस्ट, फिर एक कंडीशन बाद वो डिक्रीज करने लगेगा और फिर जाकर के वो इंक्रीज करना शुरू करेगा और पुनः एक निश्चित समय बाद, एक निश्चित समयांतराल बाद अपने परिमाण व पथ को दोहराती है। यानी वो क्या करे, ऐसी धारा जिसका परिमाण यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के रिस्पेक्ट में क्या होता रहे, चेंज होता रहे और एक डिफिनिट टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करे, अपने पाथ को रिपीट करे, अपने मैग्नीट्यूड को रिपीट करे। तो ऐसी करंट को हम लोग कैसी करंट कह देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, ये वेव फॉर्म में है। इसे हम लोग लीनियर फॉर्म बोल रहे थे, ये लीनियर फॉर्म में है जबकि ये वेव फॉर्म में है। आप देखिए वेव के रूप में चल रही, ठीक है। जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव भी है। यही कारण है जो एक हमारा सिंपल बल्ब होता है, जो आपका बल्ब होता है, एक सामान्य बल्ब, एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं, एक जो सामान्य बल्ब होता है ये एक सेकेंड में, आपका एक सेकेंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। कितनी बार जलता है, 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। लेकिन ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि दृष्ट निर्बंधता के कारण, यानी जो है फ्लैश इतनी तेज होता है कि हमें केवल जलता हुआ दिखाई देता है, बुझता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इस करंट को हम लोग कैसी करंट कह देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कह देते हैं। हमारे घरों में हमें कौन सी करंट मिलती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी बोल देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो दो प्रकार की करंट होती है, एसी और डीसी। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। सामान्यतः हमें कौन सी धारा मिलती है, हमारे घरों में जो डोमेस्टिक लाइट आती है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, ये कौन सी करंट आती है, ये अल्टरनेटिंग करंट आती है, जिसे हम लोग एसी करंट बोल देते हैं, एसी बोल देते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। आज इस अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो भी प्रत्यावर्ती, ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाई बराबर प्रीवियस चैप्टर में, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये पढ़ा था। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। ये डी फाई बराबर लिख देंगे, डी फाई बराबर आपका, सॉरी फाई बराबर, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये क्या है आपका, इसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा क्या कहा, आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है आपकी एंगुलर
फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। ये हमारा कोणीय वेग है। और ये समय, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बराबर कोणीय वेग गुणे समय, थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से हम फाई बराबर क्या लिख देंगे? फाई बराबर लिख देंगे बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से क्या करेंगे? टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, टी के सापेक्ष यानी अवकलन करने पर, अब इसे क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। ये आपने लिखा फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा? बी ए माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये डिफरेंशिएट करने पर कास ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। तो ये डी फाई बराबर डी टी, ये आपके किसके बराबर होता है? ये ई के बराबर होता है। ई बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ई बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। फैराडे के फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ई बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई अपॉन डी टी की ये जो वैल्यू आई है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अब फार्मूला क्या हो गया? ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया। ये आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया। अगर मैक्सिमम पूछा जाए, अधिकतम आपसे कह दिया जाए कि अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई मैक्स, तो साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। ठीक है, साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। ये आपने क्या निकाल लिया? ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकाल लिया। क्या किया? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो डी फाई अपॉन डी टी ये निकल करके आ गया। अब ई बराबर फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। वैल्यूज पुट कर दी और हमारा ये ईएमएफ निकल आया। अब अगर इसके बाद हम बात करें एवरेज करंट की, अगर औसत धारा निकालें और औसत वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या निकाल लिया? आपने प्रत्यावर्ती जो है वैद्युत वाहक बल आपने निकाल लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ से एक साइकिल के लिए, आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में क्या होता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो इस तरह से होती है। तो आप पहले देखेंगे, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव और दूसरे हाफ साइकिल में निगेटिव। तो एक पूरी साइकिल के लिए पॉजिटिव प्लस निगेटिव, यानी एवरेज करंट की अगर हम बात करें एवरेज करंट, तो एवरेज करंट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस 0, लेकिन हमें करंट तो मिलती है। तो यहाँ पर एवरेज करंट नहीं निकालते हैं, जबकि हम लोग कौन सी वैल्यू निकालते हैं? आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, IRMS निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। एवरेज करंट क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि हाफ साइकिल के लिए और हम उसके लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। अगर एवरेज मतलब टोटल निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज 0 आ जाएगा। लेकिन चलिए हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। अगर हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करें औसत धारा तो कितनी निकलती है? एवरेज करंट ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट, एवरेज करंट यहाँ से निकालते हैं हम। आपको बताया ये इस तरह से होता है। ये 0, ये कितना हो गया? T/4, ये T/2, फिर ये 3T/4 हो जाता है और ये आपका T, एक साइकिल में T समय लगता है। अगर हम एवरेज करंट निकालें IM, तो कैसे लिखते हैं? अभी आप IM बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/T/2 और I
आई डी टी। अब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसकी इक्वेशन है? ये करंट की इक्वेशन है। अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ये वी नॉट आई नॉट क्या है? ये धारा का शिखर मान है, पीक वैल्यू है, पीक करंट है। ठीक है, ये पीक करंट कही जाएगी या शिखर धारा कही जाएगी। ये शिखर धारा आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट, ये जो है ये मैक्सिमम करंट है इसकी। तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई एम यानी मीन करंट अगर निकाले तो 2/T और 0 से T/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 0 से T/2 और I की वैल्यू रख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि T बराबर क्या होता है और dt, ठीक। अब T बराबर यहाँ से अगर हम निकालें ओमेगा बराबर 2π/T, तो T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा। अपान 2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/ओमेगा आ जाएगा। तो Im बराबर यहाँ से निकालें तो ये आपका 2T की जगह वैल्यू पुट कर दी तो ये आपका 2π/ओमेगा ऊपर ये कैंसिल, और यहाँ पर भी आपका 0 से 2 से 2 कैंसिल, π/ओमेगा आ जाएगा और आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। आइए इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ये π/ओमेगा आई नॉट बाहर हो गया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का cos ओमेगा टी अपान ओमेगा आ जाएगा 0 to π/ओमेगा। तो ये ओमेगा, ये से ये ओमेगा कैंसिल, आई नॉट अपान पाई आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर तो माइनस का cos पाई इंटू सही है। ओमेगा बराबर π/ओमेगा, ओमेगा इंटू π/ओमेगा और माइनस माइनस प्लस cos 0 हो जाएगा। ठीक, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। तो अब cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो आई नॉट अपान पाई माइनस माइनस +1 और cos 0 1। तो अब आपका कितने आ गई एवरेज करंट? एवरेज करंट आपकी निकल करके आ गई Im बराबर आई नॉट 2I नॉट अपान पाई। ये आपकी आ गई हाफ साइकिल के लिए। आपने कितने साइकिल के लिए निकाला है? हाफ साइकिल के लिए। यानी आपने केवल इतने करंट के लिए निकाला, इतना ही निकालोगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव 0। लेकिन हाफ साइकिल के लिए अगर निकाले तो हाफ साइकिल के लिए कितना आ जाता है? 2/पाई आई नॉट। ये क्या निकल आई? ये आपके औसत धारा निकल आई। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें औसत करंट नहीं निकालते हैं तो इसकी RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं। थैंक यू।